हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी बेटे। अच्छा, हमने कल की क्लास में बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम लोग आगे चलेंगे और आज हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद फिर मैं ट्रांसपोर्टेशन के आपको पूरे के पूरे नोट्स लिखवाऊंगा और पूरे के पूरे नोट्स लिखने के साथ साथ हम दो और प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बार अपने क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू करते हैं और आगे की बात को डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 को आप लोग देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, आइए बेटा। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 को देखें। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? द फॉलोइंग इज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम फॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सबसे पहली बात, ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। द यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर राइट एट द राइट हैंड कॉर्नर्स ऑफ द सेल एंड द डेल्टा आईजे वैल्यूज आर एनसर्कल्ड। अब ये क्या बोल रहा है कि जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट है, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट तो हमने यहां ये राइट हैंड कॉर्नर में ये हमने शो कर रखी है, ये वाली। और जो डेल्टा आईजे वैल्यू है, मतलब आपको याद है ऑप्टिमैलिटी टेस्ट जब अपन लोग करते हैं तो पहले अपन क्या करते हैं, अपन एलोकेटेड सेल की डेल्टा प्लस वो एलोकेटेड सेल की यूआई प्लस वीजे मैट्रिक्स बनाते हैं। फिर अनएलोकेटेड सेल की अपन डेल्टा आईजे मैट्रिक्स बनाते हैं और डेल्टा आईजे मैट्रिक्स में अगर सारे नंबर जीरो या पॉजिटिव होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल ऑप्टिमल है। तो ये बोल रहा है कि ये जो सर्कल किए हुए हैं, ये सर्कल जो किए हुए हैं ये क्या है? ये सर्कल जो किए हुए हैं ये डेल्टा आईजे मैट्रिक्स की वैल्यू है। इसका मतलब ये डेल्टा आईजे वैल्यू है अनएलोकेटेड सेल की। किसकी? अनएलोकेटेड सेल की। अच्छा, खैर यहां पे अगर मैं इसको देखता हूं तो मुझे दिखता है कि यहां पे 8 है, यहां पे 2 है, यहां पे 0 है, यहां पे 2 है। इसका मतलब डेल्टा आईजे मैट्रिक्स में सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो 0 एंड पॉजिटिव हैं। और बेटा सारी डेल्टा आईजे वैल्यू 0 एंड पॉजिटिव हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ना। तो ये जो एलोकेशन हमने इसमें कर रखा है ये क्या है? ऑप्टिमल। लेकिन हां, इवन तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे आपको एलोकेशन पता नहीं है। मतलब आपको यह पता है कि ये अनएलोकेटेड सेल है क्योंकि डेल्टा आईजे सिर्फ अनएलोकेटेड सेल में निकलता है। तो ये वाले जो सेल हैं वो अनएलोकेटेड है। इसका मतलब ये जो बाकी के सेल हैं वो सब क्या हैं? ये सब एलोकेटेड सेल है। लेकिन इन एलोकेटेड सेल्स में एलोकेशन कितना है वो मुझे नहीं पता है। ठीक है, फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन या सॉल्यूशंस। इस बात पे गौर करो। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा, यहां पे 0 आ रहा है और आपको मालूम है डेल्टा आईजे की वैल्यू अगर 0 आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एलोकेशन यहां पर भी किया जाता तो भी हमारी कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मींस अगर एलोकेशन यहां किया जाता तो भी सॉल्यूशन ऑप्टिमल ही होता। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन के अंदर दो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, एक वो जो ऑलरेडी है और एक वो यदि एलोकेशन यहां पर होता तो। ठीक है, तो हमें यह पूछ रहा है कि आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन या सॉल्यूशंस आपको बताने हैं और आपको बेटा मिनिमम कॉस्ट क्या आने वाली है, ये मिनिमम कॉस्ट जो है वो भी आप लोगों को बतानी है। ठीक है, चलिए, तो ये पूरी की पूरी क्वेश्चन हमारे पास है और इसमें हमको जवाब देना है। चलिए बेटा, तो सबसे पहला हम आते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे पहला बेटा मैं लिखूंगा पॉइंट नंबर ए। लिखिए, ऑल द वैल्यूज ऑफ डेल्टा आईजे आर पॉजिटिव एंड 0, which means that
the above allocation is optimal। इसका मतलब यह है बेटा कि ये जो ऊपर का एलोकेशन है, ये जो एलोकेशन अपने को दे रखा है, ये एलोकेशन क्या है? ऑप्टिमल। ठीक है, हाँ जी। सबसे पहला मैंने कर दिया F1, F2, F3 डिमांड, और इधर मैंने कर दिया D1, D2, D3 एंड सप्लाई। बेटा हमारी कॉस्ट है 3, 4, 4, सप्लाई है 500, 9, 6, 7, 4, 6, 5, 4, 6, 5, 300, 200, 1000, 300, 400, 300। ठीक। अच्छा, मैं ऐसा करता हूं, जो अनएलोकेटेड सेल हैं मैं उनको हाईलाइट कर देता हूं ताकि उन पे ध्यान ना जाए। अब बेटा अनएलोकेटेड सेल जिसका मैंने डेल्टा आईजे निकाल रखा है वो ये वाला है। ओके, दूसरा अनएलोकेटेड सेल ये वाला है। तीसरा बेटा अनएलोकेटेड सेल ये वाला है, और चौथा अनएलोकेटेड सेल जो है वो ये वाला है। अब इस क्वेश्चन की मेन प्रॉब्लम ये नहीं कि इसे सॉल्व कैसे करें, बल्कि इस क्वेश्चन की मेन प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन में हमें एलोकेशन पता नहीं है। लेकिन अब आप ध्यान से देखो सब बच्चे, अब यहां पे दो जगह ऐसी है जहां पर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जैसे कि F3 में देखो, F3 का एलोकेशन यहां पर नहीं हुआ, यहां पर नहीं हुआ, इसका मतलब F3 का पूरा एलोकेशन यहां पर हुआ है। तो F3 का पूरा एलोकेशन यहां पर हुआ है, और यहां पर बचे कितने? 100 यूनिट। ठीक। अब यहां पर देखो D3 में अगर आप देखें तो 7 में एलोकेशन नहीं है, 5 का एलोकेशन मुझे पता है, 4 का नहीं पता। अब यहां पे डिमांड बची है 100 और यहां पे सिर्फ D3 है, तो ऑब्वियस बात है 100 का एलोकेशन कहां पे हुआ होगा? यहां पर। और अगर 100 का एलोकेशन यहां पर हुआ है तो सप्लाई कितनी बची होगी? 400। अच्छा, अब F2 में देखें तो F2 में सिर्फ एक ही ऑप्शन है ये, इसका मतलब F2 की जो पूरी की पूरी सप्लाई है वो पूरी की पूरी सप्लाई यहीं पर गई होगी 300। तो यहां पर कितना बचा? 0। इसका मतलब एक बात पक्की हो गई कि F2 की पूरी सप्लाई जो है, सॉरी, F2 की पूरी जो सप्लाई है वो अपने यहां पे कर दी, तो F2 में अब बचा कितना? 0। अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं कि सर आपने सीधे 300 यहां पे कैसे कर दिया? बेटा मुझे ये पता है ये वाला सेल अनएलोकेटेड है, ये वाला सेल अनएलोकेटेड है। अब सोचो अगर 3 सेल है, तीनों में से 2 सेल ऐसे हैं जो अनएलोकेटेड है, तो ऑब्वियस बात है पूरा का पूरा एलोकेशन इसी में हुआ होगा। लेकिन एक और बात, अब यहां D2 के अंदर 3 ऑप्शन थे, 1, 2, 3, इसमें एलोकेशन है नहीं, इसमें जो एलोकेशन होना था वो हो चुका, तो बाकी क्वांटिटी का एलोकेशन कहां हुआ होगा? यहां पे। तो बाकी की जो बची हुई 100 यूनिट्स का एलोकेशन है वो डेफिनेटली कहां पर हुआ होगा? यहां पर। अब बेटा सारे एलोकेशन हो चुके हैं, सिर्फ ये बचा है 300। अच्छा, 400 में से 100 का एलोकेशन हो गया तो बचे कितने? 300। और बेटा यहां 300 और ये आखिरी ऑप्शन है, तो ऑब्वियस बात है 300 यूनिट्स का एलोकेशन कहां पर हुआ होगा? यहीं पर। तो प्रॉब्लम ये थी कि इस क्वेश्चन में मुझे ये पता है कि अनएलोकेटेड सेल कौन से हैं और मुझे ये भी पता है कि एलोकेटेड सेल कौन से हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे एलोकेशंस नहीं पता थे। लेकिन इन 2 रोज ने मेरी हेल्प की। इन 2 रोज में सिर्फ एक ही सेल खाली था,
तो मैंने इन दोनों रोज में जो खाली सेल था वहां पर मैंने क्वांटिटी डाल दी, तो ऑटोमेटिकली बाकी की क्वांटिटी अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूट हो गई और मेरा काम भी हो गया। ठीक है, अच्छा, तो ये वाली जो मैट्रिक्स है ये ऑप्टिमल है क्योंकि डेल्टा आईजे वैल्यू 0 और पॉजिटिव थी, तो ये एलोकेशंस जो हैं वो सारे के सारे, ये सारे के सारे जो एलोकेशंस हैं वो क्या है, ऑप्टिमल। तो क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन की कॉस्ट निकाल दूं? निकालो, आ जाओ, रिपोर्ट, यहां पे आ जाएगा फैक्ट्री, डेस्टिनेशन, क्वांटिटी, कॉस्ट पर यूनिट और कॉस्ट। फैक्ट्री F1, डेस्टिनेशन D1, D2, D3, 300 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, 3, 4, 4, 900, 400, 400, F2, F2 से जाएगा D2, 300, 6, 1800, F3 से D3, 200 यूनिट्स, 5 रुपीज, 1000। हाँ जी बेटा, तो टोटल कितना होगा? लेट्स सी, टोटल हो जाएगा 900 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 1800 प्लस 1000, तो टोटल कॉस्ट हमारी हो जाएगी बेटा 4500। इसका मतलब यह हुआ कि जो एलोकेशन मैंने अभी कर रखा है वो ऑप्टिमल है और इस ऑप्टिमल सॉल्यूशन के मुताबिक मेरी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 4500। पर इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है कि आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन या सॉल्यूशंस बताने हैं। अब आप मुझे बताइए, यहां पे डेल्टा आईजे की वैल्यू 0 आ रही थी, इसका मतलब है अगर एलोकेशन यहां पर भी किया जाए तो भी मेरी कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं यहां पे एलोकेशन करता हूं तो वो सॉल्यूशन भी ऑप्टिमल होगा। इसका मतलब यहां पे दूसरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। अब आप मुझे बताइए कि अगर मुझे क्वांटिटी यहां पे ले आता हूं तो ऑब्वियस बात है, अगर मैं क्वांटिटी यहां पे ले आता हूं तो भी मेरा सॉल्यूशन ऑप्टिमल ही रहने वाला है। लेकिन एक मिनट सुनो, अगर मैं क्वांटिटी को यहां पे लेके आता हूं तो ऑब्वियस बात है मुझे इमीडिएटली यहां पर उतनी ही क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, अदरवाइज टोटल डिमांड 300 को क्रॉस करने लगेगी। अगर मैंने यहां पे इंक्रीज किया तो यहां पे डिक्रीज किया तो या तो मुझे यहां पे बढ़ाना पड़ेगा या यहां पे बढ़ाना पड़ेगा। यहां बढ़ाऊंगा तो यहां कम करना पड़ेगा, लेकिन यहां कम करूंगा तो बढ़ाऊंगा कहां? इसका मतलब मैं यहां पे नहीं बढ़ा सकता क्योंकि यहां पे बढ़ाऊंगा तो यहां कम करना पड़ेगा और यहां कम करूंगा तो बढ़ाने के लिए मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो मैं इंक्रीज करूंगा सीधे यहां पे, इस जगह पे। ठीक, यहां बढ़ा दिया है तो ऑब्वियस बात है मुझे यहां पे कम करना होगा और यहां कम करूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने यहां पे ऑलरेडी इंक्रीज कर रखा है। सही बात है, तो यहां इंक्रीज कर दिया, यहां डिक्रीज कर दिया, यहां इंक्रीज कर दिया, यहां डिक्रीज कर दिया, तो मैं क्वांटिटी को यहां पे शिफ्ट कर सकता हूं और अगर मैं क्वांटिटी को शिफ्ट करता हूं तो भी मेरा सॉल्यूशन क्या होगा? ऑप्टिमल। लेकिन इसने पूछा वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताओ। अच्छा एक बात, तो माइनस पॉइंट पे आप मुझे बताओ कितनी क्वांटिटी है? माइनस पॉइंट पर है 300 और माइनस पॉइंट पर है 200, दोनों में से कम क्या है? 200। तो ऑब्वियस ही बात है मैं शिफ्ट कितना कर सकता हूं? 200। अब अगर मैंने 200 को सब में शिफ्ट किया तो 200 में से 200 माइनस होंगे, यहां एलोकेशन खत्म हो जाएगा, यहां 200 आ जाएगा, यहां 100 रह जाएगा, यहां 300 हो जाएगा। सही बात है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? ये बदलकर हो जाएगा 100, ये बदलकर हो जाएगा 200, ये बदलकर हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 200। सही बात है, तो क्या हम यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं?
तो देखिए शिफ्ट कैसे करेंगे, देखिए पॉइंट नंबर बी, डेल्टा आईजे मैट्रिक्स showed 0 at F3D1, which means that if allocation were made at F3D1, then also our solution would have been optimal. It is explained below. हाँ जी बेटा, अब इसे अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। F1, F2, F3, D1, D2, D3। डिमांड, सप्लाई, यहां पे आ जाएगा 3 4 4 9 6 7 4 6 5 300 100 100, total 500, 300, 200, हाँ जी। अब बेटा मुझे क्वांटिटी यहां पे शिफ्ट करनी है, तो मैं यहां पे क्वांटिटी करूंगा प्लस, यहां पे क्वांटिटी करूंगा माइनस, यहां पे करूंगा प्लस और यहां पे करूंगा माइनस। ठीक, अब यहां पे लोएस्ट क्वांटिटी है 200, तो हम लोग 200 को शिफ्ट करेंगे हियर। हियर द लोएस्ट क्वांटिटी at negative point is 200. Therefore, it will be shifted. Okay. B. Matrix after shifting. हाँ जी बेटा, अब शिफ्टिंग के बाद हमारी मैट्रिक्स कैसी नजर आने वाली है, देखें। F1, F2, F3 डिमांड, D1, D2, D3 सप्लाई। थ्री 4 4 9 6 7 4 6 5। अब बेटा 300 में से 200 माइनस होंगे तो बचेंगे 100 यूनिट्स। 100 में 200 प्लस होंगे तो आ जाएगा 300। सप्लाई पहले भी 500 थी, अभी भी 500 है। 300 बेटा ये एज इट इज रहेगा, यहां 200 एलोकेट होगा तो यहां 200 आ जाएगा और यहां कुछ नहीं आएगा। ठीक है, टोटल हो जाएगा वही 300
400, 300, 300, 200, 1000। तो बेटा मैंने यहां पे मैट्रिक्स बना दी है, और ये जो मैट्रिक्स मैंने बनाई है ये कैसे बनाई, शिफ्टिंग के बाद। ठीक है, अब मैंने शिफ्टिंग के बाद मैट्रिक्स बना दी, इसमें मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ऑप्टिमल ही है। तो अब मुझे सिर्फ इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू, मतलब टोटल कॉस्ट। ठीक है, सी पॉइंट, रिपोर्ट, फैक्ट्री, डेस्टिनेशन, क्वांटिटी, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट। फैक्ट्री हो गई F1, F1 से D1 पर अपन ने 100 यूनिट भेजी, 3 रुपए से 300। D2 पर अपन ने 100 यूनिट भेजी, 4 रुपीज से 400। D3 पर अपन ने 300 यूनिट्स भेजी, 4 रुपीज से 1200। F2 से D2 पर भेजे हैं 300 यूनिट, 6 रुपीज से 1800। F3 से हमने D1 में भेजी हैं 200 यूनिट्स, 4 रुपीज के हिसाब से 800। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 300 प्लस 400 प्लस 1200 प्लस 1800 प्लस 800, दैट इज 4500। अब आप देखिए बेटा, जो पुराना हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन था उसमें भी हमारी टोटल कॉस्ट 4500 थी, और इस वाले सॉल्यूशन में भी हमारी टोटल कॉस्ट 4500 है। इसका मतलब ये हुआ वो सॉल्यूशन भी ऑप्टिमल था और ये सॉल्यूशन भी ऑप्टिमल है। और वैसे भी डेल्टा आईजे मैट्रिक्स में जब 0 आ रहा था मैं तभी समझ गया था कि अगर एलोकेशन यहां पर किया जाए तो कॉस्ट में चेंज होगा 0, और देख लो कॉस्ट में चेंज हो रहा है 0, कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ओके, चलिए जी बेटा आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है बेटे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 निकालिए, देखें क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द फॉलोइंग टेबल शोज ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑन द अवेलेबल सप्लाई टू ईच वेयर हाउस, द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच मार्केट एंड यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम ईच वेयर हाउस टू ईच मार्केट। बेटा अपने को नीचे जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसमें हर एक सप्लाई और हर एक रिक्वायरमेंट और हर एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट अपने को गिवन है टू मार्केट सप्लाई। अब देखिए बेटा वेयर हाउस 1 2 वेयर हाउस A B C रिक्वायरमेंट, और लिखा है 1 2 3। ओके, ये भी अपने पास लिखा हुआ है। अच्छा, द शिपिंग क्लर्क हैज वर्कड आउट द फॉलोइंग शेड्यूल फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस। बेटा जो शिपिंग क्लर्क है, मतलब जो हमारा क्लर्क ट्रांसपोर्टेशन के काम को देखता है, उसने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ये कुछ एलोकेशंस किए हैं। ए से सेकंड पर, ए से थर्ड पर, ए से फोर्थ पर, बी से थर्ड पर, सी से 1 पर और सी से 3 पर, 12 यूनिट, 1 यूनिट, 9 यूनिट, 15 यूनिट, 7 यूनिट एंड 1 यूनिट। अब यू आर रिक्वायर्ड, आपसे रिक्वायर किया जा रहा है, पहला चेक एंड सी इफ द क्लर्क हैज ऑप्टिमल शेड्यूल। आप ये चेक करो कि क्या क्लर्क ने ऑप्टिमल एलोकेशन किया है। सेकंड, फाइंड द ऑप्टिमल एलोकेशन, ऑप्टिमल शेड्यूल एंड मिनिमम टोटल शिपिंग कॉस्ट। और ये बोल रहा है कि आपको टोटल, जो आपको ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल है वो पता लगाना है, और जो मिनिमम टोटल शिपिंग कॉस्ट है आपको वो भी निकालकर बतानी है। नंबर 3, if the clerk is approached by a carrier of route C to 2 who offers to reduce his rate in hope of getting some business, by how much
should the rate be reduced before the clerk should consider giving him an order। ये कह रहा है कि क्लर्क के पास सी से सेकंड पर जाने वाला एक जो कैरियर है वो आया और उसने बोला कि मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, आप मुझे कुछ क्वांटिटी ले जाने के लिए दे दीजिए। तो बताइए कम से कम हम उससे कितना डिस्काउंट मांगे, कम से कम वो हमें कितना डिस्काउंट ऑफर करे कि हम उसे सी से टू पर कोई क्वांटिटी ले जाने के लिए दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 20, सबसे पहला, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैट्रिक्स। हां जी बेटा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैट्रिक्स की बात करते हैं हम लोग, और ये आ जाएगा बेटा हमारा, इधर आ जाएंगे वेयर हाउस और इधर आ जाएंगे हमारे मार्केट्स। ठीक है, लीजिए बेटा, वेयर हाउस है हमारा ए बी सी, और बेटा मार्केट से हमारे 1 2 3 4 सप्लाई एंड डिमांड। हाँ जी, हाँ जी बेटा, यहां पे आ जाएगा 5 4 4 7 2 8 6 12 4 1 7 17 3 6 5 9 22 15 8 45 22 15 8 45। हाँ जी, आइए बेटा, अब ये कहता है ए से सेकंड में हमने 12 यूनिट्स एलोकेट कर रखी है। ए से सेकंड में हमने 12 यूनिट्स एलोकेट कर रखी हैं। ए से 3 में हमने 1 यूनिट एलोकेट कर रखी है। ए से 4 में हमने 9 यूनिट्स एलोकेट कर रखी हैं। अब आप ध्यान से देखो, 12 and 1 13 and 9 22, इसका मतलब ये तो पूरा हो गया। बी से हमने 3 में 15 यूनिट्स भेजी हैं। बी से हमने 3 में 15 यूनिट्स भेजी हैं। अब टोटल 17 है, 16 एलोकेट हो गई, तो मैं बिना देखे लिख सकता हूं कि यहां पर एलोकेशन कितना है 1 का। ये तो मैं बिना देखे लिख सकता हूं क्योंकि टोटल एलोकेशन कितना आना है 17, 2 में हो चुका है 16, तो बचा हुआ एक यही होगा। अच्छा, इसके बाद में बेटा आगे कहता है सी से हमने 1 में एलोकेट की हैं 7 यूनिट। ओके, और सी से हमने 3 में एलोकेट की है 1 यूनिट, जो मैं ऑलरेडी यहां पे लिख चुका हूं। ठीक है, अच्छा बेटा, अब यहां पे सबसे पहले अपने को चेक करनी होगी डीजेनरेसी। जैसे एक यहां पे देखें 1 2 3 4, 4 तो कॉलम है, 1 2 3 3 रो हैं, तो 4 और 3 7, 7 माइनस 1, नंबर ऑफ एलोकेशन होने चाहिए कम से कम 6, और है कितने 1 2 3 4 5 6, 6 एलोकेशन है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन अपने को दे रखा है ये फिजिबल है। बेटा अगर ये 6 से कम होते तो मुझे फेक एलोकेशन करना होता, और फेक एलोकेशन को डिनोट करते हैं किससे, ई से, एप्सिलॉन से। तो बेटा यहां पर मेरे को फेक एलोकेशन करना पड़ता, लेकिन यहां पर मुझे फेक एलोकेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मिनिमम एलोकेशन चाहिए 6 और है भी कितने 6। ठीक है, अब क्वेश्चन मुझसे पूछता है आपको यहां पे ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करना है। ठीक है, आपको यह चेक करना है कि ये जो एलोकेशन है वो ऑप्टिमल है या नहीं है। तो देखिए पॉइंट नंबर बी, यूआई
प्लस वीजे मैट्रिक्स, तो इधर आ जाएगा वेयर हाउस और इधर आ जाएगा मार्केट। हाँ जी, वेयर हाउस में आ जाएगा ए बी सी, वीजे 1 2 3 यूआई। अब आपको मालूम है बेटा यूआई प्लस वीजे मैट्रिक्स में हम लोग क्वांटिटी नहीं लिखते, कॉस्ट लिखते हैं, और वो भी सिर्फ किसकी, एलोकेटेड सेल्स की। और बेटा एलोकेटेड सेल्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है। अब एलोकेटेड सेल की कॉस्ट यहां पे लिख देते हैं 2, अच्छा ये तो 4 है, तो ये मैंने कर दिया है फोर्थ, और ये आ जाएगा यूआई। अच्छा 2 4 3, फिर ये आ जाएगा 1 7 और ये आ जाएगा 4, तो 2 4 3 1 7 4, ठीक है। हाँ जी, अब यहां पे कहीं पर भी जीरो से शुरू कर सकते हैं। मैं यहां पे ले लेता हूं जीरो, जीरो में क्या जोड़ूं कि 2 आए, 2 4 3, तो जीरो में क्या जोड़ूं कि 4 आए, 4, जीरो में क्या जोड़ूं कि 3 आए, 3, 4 में क्या जोड़ूं कि 7 आ जाए, 3, 3 में क्या जोड़ूं कि 4 आ जाए, 1, 4 में क्या जोड़ूं कि 1 आ जाए, -3। तो बेटा मैंने यहां पे एलोकेटेड सेल की यूआई प्लस वीजे मैट्रिक्स बना दी। अब मुझे बनानी है डेल्टा आईजे मैट्रिक्स, लेकिन डेल्टा आईजे मैट्रिक्स किसकी बनाते हैं, अनएलोकेटेड सेल्स की। तो लीजिए बेटा ये अपन लोग बना देंगे डेल्टा आईजे मैट्रिक्स। अब डेल्टा आईजे मैट्रिक्स में अपन लोग कर देंगे वेयर हाउस, मार्केट, हाँ जी, वेयर हाउस हो जाएंगे बेटा ए बी सी वीजे, और मार्केट्स में हो जाएगा 1 2 3 4 यूआई। हाँ जी, यूआई हो जाएगा 0 -3 3 1 2 4 3। अब बेटा अनएलोकेटेड सेल की कॉस्ट लिखते हैं 5 4 8 6, 6 and 5, 6 and 5। हाँ जी, ठीक है बेटा। तो मैंने यहां पे अनएलोकेटेड सेल की जो कॉस्ट है वो मैंने यहां पे लिख दी। अब 0 + 1 1, 5 में से 1 गया तो 4, फिर यहां पे देखिए -3 + 1 ये हो गया -2, 4 में माइनस किया -2 तो आ जाएगा +6, -2 2 -1, 8 में से माइनस किया -1 को तो आएगा 9, -3 और 3 0, 6 में से 0 को माइनस किया तो 6, 3 + 2 5, 5 6 में से 5 किया तो बचा 1, और बेटा 6 5 में से 6 गया तो बचा -1। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं क्वांटिटी को यहां पर एलोकेट करता, अगर मैं क्वांटिटी को यहां पर एलोकेट करता तो मेरी कॉस्ट 1 रुपए पर यूनिट कम हो सकती है। और बेटा अगर मेरी कॉस्ट 1 रुपए पर यूनिट कम हो सकती है, इसका मतलब जो सोल्यूशन मुझे दे रखा है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मेरी कॉस्ट अभी 1 रुपए कम हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे क्वांटिटी यहां पे शिफ्ट करनी होगी। ठीक है, तो चलो शिफ्टिंग मैट्रिक्स बनाते हैं।
शिफ्टिंग मैट्रिक्स, ये लीजिए बेटा, शिफ्टिंग मैट्रिक्स में हो जाएगा वेयर हाउस और दूसरा होगा मार्केट। यहां पे आ जाएगा हमारा वेयर हाउस ए, बी, सी, डिमांड, मार्केट हो जाएगा 1, 2, 3, 4, सप्लाई। अब बेटा मुझे क्वांटिटी को शिफ्ट करने की मैट्रिक्स बनानी है, और बेटा ये क्वांटिटी को शिफ्ट करने की मैट्रिक्स है, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसमें सिर्फ क्वांटिटी को ही लिखेंगे। तो लीजिए बेटा, हमारी क्वांटिटी है 12, 1, 1, 9, 15, 1, 7। ओके बेटा, अब मैंने यहां पे क्वांटिटी मेंशन कर दी है, और अब मुझे क्वांटिटी को लाना है यहां पे। तो मुझे क्वांटिटी को अगर यहां लाना है तो ऑब्वियस बात है मैं कम करूंगा यहां पर क्या करूंगा, कम। यहां पर कम किया तो मुझे यहां पर क्वांटिटी बढ़ानी होगी, और यहां क्वांटिटी बढ़ाई तो मुझे यहां पर क्वांटिटी कम करनी होगी। और ऐसा मुझे इसलिए करना होगा क्योंकि बेटा अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि मेरा डिमांड और सप्लाई का जो फंक्शन है वो मैच नहीं करेगा। तो अगर मुझे यहां पे क्वांटिटी लानी है तो यहां कम करनी होगी, यहां बढ़ानी होगी, और यहां कम करनी होगी, और यहां ऑलरेडी बढ़ी हुई है तो हिसाब पूरा मैच हो जाएगा। अच्छा, क्वांटिटी शिफ्ट कितनी करते हैं? माइनस वाले पॉइंट पर जो मिनिमम क्वांटिटी होती है आप उसी को शिफ्ट कर सकते हो। अब माइनस पे है 9 और माइनस पे है 1, तो अपन शिफ्ट क्या करेंगे? 1। तो लीजिए बेटा, अगर अपन 1 को शिफ्ट करते हैं तो शिफ्टिंग के बाद मैट्रिक्स क्या होगी? मैट्रिक्स आफ्टर शिफ्टिंग। तो बेटा शिफ्टिंग के बाद जो हमारी मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरीके की होगी। वेयर हाउस, मार्केट, ए, बी, सी, डिमांड 1, 2, 3, 4, सप्लाई। हाँ जी, अब बेटा ये जो 12 यूनिट्स एलोकेटेड है वो एज इट इज रहेंगी। ओके, ये जो 1 है इसमें 1 और शिफ्ट हो जाएगी तो ये हो जाएगी 2, इसमें से 1 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8। टोटल अभी भी 22 ही रहेगा। 15 एज इट इज रहेगा। 1 में से माइनस कर देंगे 1 तो ये खत्म हो जाएगा, और यहां पे 1 जोड़ेंगे तो यहां पे 1 का एलोकेशन आ जाएगा, और 7 जो था वो एज इट इज रहेगा। तो यहां पे देखो डिमांड एंड सप्लाई का जो फंक्शन है वो एज इट इज जैसे पहले मैच हो रहा था वो वैसे ही अभी भी मैच होता रहेगा। तो डिमांड और सप्लाई का जो फंक्शन है ये पहले भी मैच हो रहा था और ये अभी भी मैच होता रहेगा। 22, 15, 8, 9, 17, 12 और 7 ये अभी भी मैच हो रहा है। लेकिन अब शिफ्टिंग के बाद अपने को चेक करना पड़ेगा कि ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है, और इसके लिए मुझे क्या करना होगा? फिर से ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करना होगा। तो चलिए बेटा फिर से ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करते हैं। तो ये आ जाएगा ऑप्टिमैलिटी टेस्ट सेकंड, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट सेकंड। यहां पर आएगा वेयर हाउस और यहां पर आएगा मार्केट। ये आ जाएगा ए, बी,
सी 1 2 3 4 और यहां पे आ जाएगा हमारा ui और ये आ जाएगा vj। हाँ जी बेटा, अब अपने को यहां पे एलोकेटेड सेल की कॉस्ट लिखनी है। तो आइए बेटा जरा एलोकेटेड सेल की कॉस्ट अपन लोग यहां पे लिखें। तो एलोकेटेड सेल की कॉस्ट है 243 देन 1 उसके बाद में है 7 और 5 7 और 4 एंड 5। अब यहां पे हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं 2 4 3 1 देन 4 एंड 5। ओके, अब बेटा मैंने यहां पे ले लिया है 0, तो ये हो जाएगा 2 4 3। 3 में क्या जोड़ें कि 5 आए 2, 2 में क्या जोड़ें कि 4 आए 2, ठीक है। 4 में क्या जोड़ें कि 1 आए -3। तो ये लीजिए बेटा मैंने ui प्लस vj मैट्रिक्स जो है वो बना ली है एलोकेटेड सेल की। अच्छा, फर्क क्या हुआ, पहले एलोकेटेड सेल ये था लेकिन अब एलोकेटेड सेल हो गया है ये वाला। तो मैंने यहां पे एलोकेटेड सेल की जो ui प्लस vj मैट्रिक्स है वो तैयार कर ली। अब मुझे बनानी है डेल्टा ij मैट्रिक्स। अच्छा, तो लीजिए बेटा अब मैं बना दूंगा डेल्टा ij मैट्रिक्स। डेल्टा ij मैट्रिक्स में इधर आ जाएगा वेयर हाउस, इधर आएगा मार्केट। वेयर हाउस हो जाएगा ए बी सी वीजे, मार्केट हो जाएगा 1 2 3 4 ui। आप लोग जानते हैं बेटा डेल्टा ij मैट्रिक्स में जो मैं कॉस्ट लिखने वाला हूं वो किसकी लिखने वाला हूं, अनएलोकेटेड सेल्स की। तो चलिए जी बेटा अनएलोकेटेड सेल्स की कॉस्ट अपन लोग यहां पे निकालेंगे। तो लीजिए बेटा अनएलोकेटेड सेल्स की कॉस्ट क्या है। हाँ जी, तो अनएलोकेटेड सेल की कॉस्ट है 5 4 देन 8 6 देन 6 और 7। हाँ जी, तो लीजिए बेटा मैंने यहां पे अनएलोकेटेड सेल की जो कॉस्ट है वो मैंने यहां पे लिख दी। ui है 0 -3 2, vj है 2 2 4 3। ठीक, चलो 0 + 2 2, 5 में से 2 गया तो बचा 3, -3 + 2 -1, 4 में से माइनस किया -1 को तो बचेगा 5, -1 गया तो बचेगा 9। बेटा ये हो गया हमारा, 4 गया तो बचा 2, 6 गया तो बचा 1 और बेटा 0 गया तो बचा 6। अब यहां पे ध्यान से देखिए बेटा डेल्टा ij मैट्रिक्स में सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है और सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। इसका मतलब अब जो मैंने एलोकेशन कर रखा है वो क्या है, ऑप्टिमल। तो ठीक है अपन लिख देते हैं। बेटा कॉपी हो गया आप सब लोग का, हाँ जी कॉपी हो गया आप सब लोग का, ठीक है। चलिए बेटा अगर कॉपी हो गया है तो फिर मैं आगे चलता हूं। आप लोग ने कॉपी कर ही लिया होगा, तो आइए बेटा मैं लिख देता हूं रिपोर्ट। हाँ जी बेटा, in the above matrix all the values in delta ij matrix are positive
all the values in delta ij matrix are positive, which means that the above allocation is optimal, and according to this our transportation cost is, और बेटा इसके मुताबिक जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या होगी? सबसे पहला वेयरहाउस, सेकंड मार्केट, क्वांटिटी, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट। हाँ जी बेटा, वेयरहाउस है ए। हाँ जी बेटा, ए वेयरहाउस से हमने सेकंड मार्केट में भेजी हैं 12 यूनिट, थर्ड मार्केट में भेजी हैं 2 यूनिट, और फोर्थ मार्केट में भेजी हैं 8 यूनिट। और बेटा हमारी जो कॉस्ट है वो क्या रही है? 2 रुपए, 4 रुपए और 3 रुपए, 24, 8, 24। बेटा बी वेयरहाउस से हमने यूनिट्स भेजी हैं थर्ड गोडाउन में 15 यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट है 1, कुल मिला के 15। सी वेयरहाउस से बेटा हमने फर्स्ट मार्केट में भेजी हैं 7 यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट है 4, कुल मिला के 28। और बेटा हमने सी वेयरहाउस से फोर्थ मार्केट में भी भेजी हैं 1 यूनिट, और कॉस्ट है हमारी कितनी? 5, कुल मिलाकर 5। तो लीजिए बेटा हम लोग यहां पे लगाएं अपनी कॉस्ट का टोटल। तो चलिए बेटा कॉस्ट का टोटल देखिए हमारा कितना आ रहा है। तो कॉस्ट का टोटल है 24 प्लस 8 प्लस 24 प्लस 15 प्लस 28 प्लस 5, कुल मिलाकर 104। ठीक, तो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि क्या ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है? मेरा जवाब था नहीं, ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। नंबर 2 मुझसे पूछा गया ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैलकुलेट करके बताओ, तो मैंने ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैलकुलेट करके बता दिया। अब तीसरा सवाल जो मुझसे पूछा जा रहा है वो बेटे बहुत 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 इंटरेस्टिंग है और वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखिए क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखो और इस क्वेश्चन को समझना, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ थर्ड क्वेश्चन की वजह से करवाया है। ठीक है, तो आप ये थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखो। थर्ड क्वेश्चन कहता है इफ अ क्लर्क इज अप्रोच्ड बाय अ कैरियर ऑफ रूट सी टू सेकंड। अभी सवाल कह रहा है जो हमारा रूट है सी से सेकंड का, ठीक है, इफ अ क्लर्क इज अप्रोच्ड बाय अ कैरियर ऑफ रूट सी टू टू, मतलब ये वाला। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें सी रूट से, मतलब सी वेयरहाउस से सेकंड मार्केट में जाने वाला जो ये रूट है, इस रूट के कैरियर ने हमसे कांटेक्ट किया और उसने बोला कि मैं अपनी रेट कम कर दूंगा, आप मुझे कुछ क्वांटिटी दो। तो आप मुझे बताइए इसे कम से कम कितनी रेट कम करनी होगी ताकि हम इसे कोई भी क्वांटिटी ऑफर करें। अब जरा ध्यान से सुनना, दिमाग लगा के बेटा जरा ध्यान से समझिए इस बात को। अब यहां पे ध्यान से देखो, डेल्टा आईजे की वैल्यू है +2। डेल्टा आईजे की वैल्यू क्या है? +2। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैंने यहां पर क्वांटिटी असाइन कर दी तो मेरी टोटल कॉस्ट 2 रुपए पर यूनिट बढ़ जाएगी। डेल्टा आईजे की वैल्यू क्या है? +2। इसका मतलब अगर मैंने एलोकेशन यहां किया
तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट 2 रुपए बढ़ जाएगी। तो आप मुझे बताइए, अगर यहां एलोकेशन करने से कॉस्ट 2 रुपए बढ़ती है तो मुझे कम से कम कितना डिस्काउंट मांगना चाहिए? 3 रुपए। इसका मतलब अगर यहां पे कॉस्ट 6 की जगह 3 रुपए होती, मतलब मुझे 6 में 3 रुपए का डिस्काउंट मिलता, और यहां मेरी कॉस्ट 6 रुपए की जगह 3 रुपए होती, तो पक्का मैं यहां पे कोई ना कोई क्वांटिटी एलोकेट करता। आ रही है मेरी बात समझ में? कई बच्चे बोलते हैं लेकिन सर कॉस्ट तो 2 रुपए ही बढ़ रही है। बेटा अगर ये 2 रुपए का डिस्काउंट देगा तो मुझे यहां पर क्वांटिटी लाने से कोई फायदा नहीं होगा, तो मैं क्वांटिटी शिफ्ट करूंगा ही क्यों? ठीक है, तो अगर ये मुझे 2 रुपए से ज्यादा डिस्काउंट देता है तभी मैं यहां पे क्वांटिटी शिफ्ट करूंगा, अदरवाइज मैं क्वांटिटी शिफ्ट नहीं करूंगा। तो आप मुझे बताइए कम से कम कितना डिस्काउंट? 3 रुपए, और कम से कम 3 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा तो 6 रुपए की जगह रेट क्या हो जाएगी? 3 रुपए। अच्छा चलो वैसे भी सोचते हैं, अगर यहां पे 6 की जगह 3 होता तो मैं बोलता 3 माइनस 4, और 3 में से 4 को माइनस करता तो यहां पे क्या आता? -1, और -1 आता तो मुझे क्वांटिटी यहां पे शिफ्ट करनी पड़ती। तो आप मुझे बताइए यहां मुझे कम से कम कितने का डिस्काउंट मिले कि मैं यहां पे क्वांटिटी को शिफ्ट करने के लिए तैयार हो जाऊं? और मेरा जवाब है 3 रुपए। ठीक है, तो लिखिए थर्ड क्वेश्चन का जवाब। इन डेल्टा आईजे मैट्रिक्स, हाँ जी बेटा, इन डेल्टा आईजे मैट्रिक्स वैल्यू इन C2 is 2, which means that if allocation is made in cell C2, then our cost will increase by ₹2 per unit. Therefore, the minimum discount which we should ask for is ₹3 per unit, तो बेटा कॉस्ट अगर 2 रुपए बढ़ जाएगी तो अगर मेरे को 2 रुपए का डिस्काउंट मिले तब तो मेरे लिए ब्रेक इवन है, लेकिन फायदा मुझे कब है? जब मुझे 3 रुपए का डिस्काउंट मिले, मतलब 2 रुपए से ज्यादा डिस्काउंट मिले। ठीक, तो आप मुझे बताइए कि मुझे कम से कम कितने रुपए का डिस्काउंट मांगना चाहिए? 3 रुपए। अच्छा 6 रुपए में से 3 रुपए डिस्काउंट मांग लिया तो प्राइस क्या रह गई? 3 रुपए। इट मींस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट आफ्टर डिस्काउंट मस्ट बी ₹3 पर यूनिट। हाँ जी बेटा, डिस्काउंट के बाद हमारी कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी? ₹3 पर यूनिट इतनी। ठीक है बेटा, अब जल्दी से मुझे बताएं क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये बात समझ में आ गई? डेल्टा आईजे मैट्रिक्स बताती है कि अनएलोकेटेड सेल में एलोकेशन करने से कॉस्ट कितनी बढ़ेगी या घटेगी। अब मुझे पता है मेरी कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपए बढ़ने वाली है, तो मुझे कम से कम डिस्काउंट कितना मांगना चाहिए? 3 रुपए का। दैट्स इट। ठीक है बेटा, चलिए जी बेटा आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखें अगला सवाल। अब देखें क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ जी बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो क्या कहता है, जरा इसे देखो।
क्वेश्चन नंबर 21 कहता है द इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन टू अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज गिवन इन द टेबल बिलो। अब ये कह रहा है कि भैया एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, उसका इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन हमने आपको दे रखा है। अब तुम आराम से तसल्ली से मुझे सोच के बताओ कि अगर ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है और ये मुझे इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन दे रखा है, इसका मतलब यहां पे दो स्टेप लग चुकी हैं। एक, मैंने हाईएस्ट वैल्यू को सब में से लेस करके, हाईएस्ट वैल्यू को सारी वैल्यूज में से लेस करके पहले मैंने लॉस मैट्रिक्स बनाई होगी, और बेटा जो लॉस मैट्रिक्स मैंने बनाई फिर उसमें उसके बेसिस पर मैंने इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन तैयार किया होगा। तो यहां पे दो स्टेप लगाने के बाद की मैट्रिक्स मुझे गिवन है, F1, F2, F3, F4, और यहां पर बेटा मुझे दे रखा है कि अपन ने F1 से सेल्स डिपो 2 में 10 यूनिट्स ट्रांसफर की है, F2 से सेल्स डिपो 2 और 3 में 40 और 110 यूनिट ट्रांसफर की है, 50 ट्रांसफर की है, 80-20 ट्रांसफर की है, और 40 यूनिट जो है वो हमने डमी में एलोकेट की है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे कहता है गिव द प्रॉब्लम टू विच द गिवन टेबल इज इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। क्वेश्चन कहता है आपको वो बेसिक प्रॉब्लम बतानी है, मतलब वो इनिशियल क्वेश्चन बताना है जिसका ये इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब जरा समझो, प्रॉब्लम ये है कि यहां मुझे प्रॉफिट मैट्रिक्स को लॉस मैट्रिक्स में बदला गया है और इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन कर दिया गया है, पर मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको वो प्रॉफिट मैट्रिक्स जो शुरुआत में प्रॉब्लम आपके सामने थी, आपको वो बनाकर बताना है। अब कैसे करूं? बहुत इजी है, समझाता हूं। और यही वो प्रॉब्लम है जिसके लिए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। अब सुनो, अब आपको मालूम है कि यहां पे एक रो आपको दे रखी है जो डमी रो है। डमी रो में सारी वैल्यूज क्या होती हैं? 0। ठीक है, लेकिन 0 की जगह यहां पे आपको दे रखा है 8, 8, 8। इसका मतलब यह हुआ कि आपने पूरी की पूरी मैट्रिक्स में 8 को सब में से लेस कर रखा है। हां कि ना? सही बात है। तो अगर मैं सब में 8 को आपने सब में जोड़ रहा, सब सारी वैल्यूज में से आपने 8 को माइनस करके ये लॉस मैट्रिक्स बना रखी है, तो अगर मैं 8 को वापस एडजस्ट कर दूं तो क्या मेरे पास इनिशियल मैट्रिक्स आ सकती है जो कि मुझसे पूछी गई है? तो 8 लेस करने के बाद की मैट्रिक्स मुझे दे रखी है, मैं 8 वापस जोड़ दूंगा तो मेरे पास इनिशियल मैट्रिक्स आ जाएगी। तो आइए बेटा, पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन लिखें। हाँ जी, लिखें। इनिशियल मैट्रिक्स ऑब्लिक प्रॉफिट मैट्रिक्स, प्रॉफिट मैट्रिक्स। हाँ जी बेटा, अब यहां पे आ जाएगा फैक्ट्री और इधर आएगा डिपो। यहां पर आ जाएगा फैक्ट्री में F1, F2, F3, F4, डमी एंड डिमांड। इधर आ जाएगा सेल्स डिपो 1, सेल्स डिपो 2, सेल्स डिपो 3 एंड सप्लाई। हाँ जी, अब सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से अब आप लोग इस बात को सुनना। ये बताओ, सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई का देखो। फैक्ट्री 1 से सेल्स डिपो 2 में 10 यूनिट्स का एलोकेशन है, इसका मतलब टोटल सप्लाई है 10। F2 का है 40 और 110, तो टोटल सप्लाई है 150। F3 में है 50, F4 में है 100,
डमी में है 40। अच्छा, अब इधर जरा डिमांड में देखिए, SD1 में है 80, SD2 में है 50, 50, 120, 120, और यहां पर है बेटा 110 और 40, 150, कुल मिलाकर 350। तो मैंने एलोकेशंस को जोड़कर मैंने सप्लाई और डिमांड निकाल दी। ठीक है, अब वैल्यूज की बात करते हैं। जरा सोचो, मैंने किसी अमाउंट में से 8 को लेस किया तो मेरे पास 2 का लॉस आया। आप ये ध्यान रखना, जितनी भी वैल्यूज आपको इसमें लिखी हुई दिख रही है वो सब क्या है, माइनस में। और माइनस में, लेकिन बच्चे बोलते हैं सर लेकिन माइनस तो किसी के आगे लिखा नहीं है। बेटा माइनस इसलिए लिखा हुआ नहीं है क्योंकि ये लॉस मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये लॉस मैट्रिक्स है तो इसमें सब में सारी की सारी जितनी भी वैल्यूज आपको दिख रही हैं वो सारी की सारी किसमें है, माइनस में। अब सोचो, मैंने किसी अमाउंट में से 8 को लेस किया तो बचा माइनस का 2। बताओ तो अमाउंट कितना था, 6। अब तुम देख लो, 6 में से 8 को लेस किया तो लॉस कितना आया, 2, और वो मैंने लॉस मैट्रिक्स के अंदर लिख रखा है क्वेश्चन में। अच्छा, 2 है तो आ गया 6, 7 है तो आ गया 1, बेटा 10 है तो आ गया -2। अरे सर ये क्यों, जरा सोचो, मैंने किसी नंबर में 8 को माइनस किया तो 10 आ गया। इसका मतलब 8 को माइनस करने से पहले जो अमाउंट था वो कितना था, -2। तभी तो -2 में से -8 करेंगे तभी तो -10 आएगा। तो अगर लॉस मैट्रिक्स में 10 का लॉस लिखा हुआ है तो 8 को लेस करने पर 10 का लॉस आ रहा है, तो 8 को लेस करने से पहले लॉस कितना था, 2। अच्छा, -2 और 12 है मतलब -4। अच्छा जी, बेटा किसी नंबर में से 8 को लेस करने पर -5 आ रहा है, तो इसका मतलब यह नंबर कितना था, 3, यहां नंबर था 2, यहां नंबर था 2। बेटा किसी नंबर में से 8 को लेस करने पर 0 आ रहा है, तो बताइए नंबर क्या है, 8, 3 आ रहा है तो 5, और बेटा 5 आ रहा है तो 3। अब जरा देखो डमी, अब ये डमी रो है, मैं बिना सोचे समझे लिख सकता हूं डमी रो की वैल्यू क्या रही होगी, 0 0 0। और वैसे चेक करना चाहो तो सोचो, किसी नंबर में से 8 माइनस करने पर 8 का लॉस आ रहा है, तो वो नंबर क्या है, 0। तो क्वेश्चन ने मुझे बोला था कि ये इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन जिस प्रॉब्लम का है वो प्रॉब्लम पता करो, तो मैंने वो प्रॉब्लम कैलकुलेट कर ली। पहला सवाल हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालो। वो मैं नहीं करवा रहा बेटा, आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना आता है। इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आपको ui प्लस vj टेबल बनानी है एलोकेटेड सेल्स की, फिर डेल्टा ij मैट्रिक्स बनानी है, क्वांटिटी शिफ्ट करनी है, वो सब काम आपको खुद करना है। ठीक है, तो बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। ये एक चीज यूनिक थी, डिफरेंट थी, ये मैंने आपको करवा दी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22 पर। और बेटा क्वेश्चन नंबर 22 एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है, होमवर्क है। और फिर मैं आता हूं बेटा लास्ट क्वेश्चन पे, और वो है क्वेश्चन नंबर 23। आ जाइए। तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसे हम लोग पढ़ना शुरू। क्वेश्चन कहता है XYZ कंपनी हैज 3 प्लांट्स एंड 4 वेयरहाउसेस। अच्छा एक बात, तो 3 प्लांट है और वेयरहाउसेस 4 है, मतलब कुल मिलाकर हो गए 7। तो नंबर ऑफ मिनिमम एलोकेशंस कितने होने चाहिए, रोज प्लस कॉलम्स -1। द सप्लाई एंड डिमांड इन यूनिट्स and the corresponding transportation cost are given. The table below shows the details taken from the solution procedure from the transportation problem. बेटा मुझे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन जो है वो यहां पे गिवन है।
अब मुझे दे रखा है प्लांट ए, प्लांट बी, प्लांट सी, और मुझे एलोकेशंस दे रखे हैं प्लांट ए से थर्ड वेयर हाउस में 10 यूनिट्स, प्लांट बी से फर्स्ट वेयर हाउस में 20 यूनिट्स और फोर्थ वेयर हाउस में 5 यूनिट्स, प्लांट सी में मुझे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेयर हाउस में मुझे एलोकेशंस दे रखे हैं। ठीक है, डिमांड दे रखी है, सप्लाई दे रखी है। अब क्वेश्चन को सुनो, क्या पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इज दिस सॉल्यूशन फिजिबल? क्या ये सॉल्यूशन फिजिबल है? तो आपको मालूम है सॉल्यूशन फिजिबल तब होता है जब नंबर ऑफ एलोकेशन रोज प्लस कॉलम -1 के बराबर होते हैं। अब रोज है 3, कॉलम है 4, तो 3 + 4 - 1, मिनिमम नंबर ऑफ एलोकेशन होने चाहिए 6। अब चेक करो 6 एलोकेशन है क्या, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एलोकेशन 6 है और कम से कम 6 ही होने चाहिए थे। इसका मतलब यह हुआ कि ये सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन फिजिबल है। पहला सवाल। नंबर 2, क्या ये सॉल्यूशन डीजेनरेट है? अगर नंबर ऑफ एलोकेशन अगर 6 से कम होते तो हम बोलते कि ये सॉल्यूशन डीजेनरेट है, लेकिन बेटा यहां पे इनिशियल एलोकेशन कितने हैं, 6, तो हम बोलेंगे नहीं, ये डीजेनरेट नहीं है। और नंबर 3, तीसरा सवाल हमसे पूछ रहा है, क्या ये सॉल्यूशन फिजिबल है? तो मेरा जवाब है बेटा हां, ये सॉल्यूशन बिल्कुल फिजिबल, ये सॉल्यूशन ऑप्टिमम है कि नहीं है। तो बेटा इसके लिए आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, यूआई प्लस वीजे मैट्रिक्स, डेल्टा ईजे मैट्रिक्स बनाकर आपको बताना पड़ेगा कि क्या ये सॉल्यूशन ऑप्टिमम है या नहीं है। तो बेटा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मेरे करवाने लायक इस सवाल में कुछ भी नहीं है, ये आप लोग खुद कंप्लीट करेंगे और ये खुद कंप्लीट करने के बाद में फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में अगर कुछ हुआ प्रॉब्लम तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा ये थी बात इन सारे क्वेश्चंस के बारे में। मैं सारे क्वेश्चंस जो हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के वो मैं कवर कर चुका हूं, और बेटा अब हमें लिखने हैं नोट्स। तो आइए बेटा मेरे साथ में अब अपन एक बार सारी स्टेप्स के नोट्स लिख लेते हैं। और इसके अलावा 2 ऐसी बातें हैं जिन्हें डिस्कस करने का मौका मुझे इन सवालों में नहीं मिला, तो अपन उस प्रॉब्लम को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सर क्या? बताता हूं। आइए सभी बच्चे अब मेरे साथ में लिखना शुरू करें, स्टेप्स टू सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। हाँ जी बेटा, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्टेप्स के बारे में अपन यहां पे लिखते हैं। सबसे पहला स्टेप 1, सबसे पहला बेटा सबसे पहला आपको डिमांड और सप्लाई को चेक करना है कि वो दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो हम डमी रो या डमी कॉलम डालेंगे, और जो डिफरेंस है डिमांड और सप्लाई के बीच का, वो हम डमी कॉलम या डमी रो की क्वांटिटी मान लेंगे। तो सबसे पहला काम होता है हमें ये चेक करना है कि प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। स्टेप 1, चेक वेदर द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। by tallying demand and supply. If they are equal, then it is balanced problem. Otherwise it is unbalanced. हाँ जी, if it is unbalanced problem, if it is
unbalanced problem, then we will introduce dummy row or dummy column with all zero values. We will introduce dummy row or dummy column with all zero values and the difference quantity will be put in such dummy row और कॉलम। हाँ जी बेटा, तो बेटा यहां पे बात सिर्फ इतनी सी है कि हम लोग अगर बैलेंस्ड प्रॉब्लम है तो ठीक है, अनबैलेंस्ड है तो डमी रो या डमी कॉलम डालेंगे और डिफरेंस क्वांटिटी उसमें लिख देंगे। अच्छा, अब स्टेप नंबर 2, if it is a maximization problem, then deduct the highest value from the rest of the matrix deduct the highest value from the rest of the matrix to convert it into loss matrix। ठीक है बेटा, अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू को मैं पूरी की पूरी मैट्रिक्स में लेस कर दूंगा और ऐसा करने पर मेरे पास आ जाए लॉस मैट्रिक्स। ओके, स्टेप 3, कैलकुलेट इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। हाँ जी बेटा, फिर अपने को इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन निकालना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से, नहीं तो लीस्ट कॉस्ट सेल एलोकेशन मेथड से, या फिर वॉगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड से, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वाम। ओके, स्टेप नंबर 4, make check degeneracy। हाँ जी बेटा, आपको डीजेनरेसी चेक करनी है। कैसे? चेक डीजेनरेसी बाय वे ऑफ minimum allocations, which must be equal to rows
plus columns minus 1. Number of rows plus number of columns minus 1. If number of allocations are less, then we will allocate E. Sir, what is E? फेक क्वांटिटी. बेटा E किसे डिनोट करता है? फेक क्वांटिटी को. ये इतनी कम क्वांटिटी होती है, इतनी लो क्वांटिटी होती है जो नेग्लिजिबल कहला सकती है. मतलब ये E जो है ये एक फेक क्वांटिटी है, और हम ये मान के चलते हैं ये इतनी लो क्वांटिटी है कि इसका होना या नहीं होना एक ही बात है. ओके, फेक क्वांटिटी. इन लीस्ट कॉस्ट इंडिपेंडेंट सेल. हाँ जी, अब मैंने ये कहा कि अगर हमारे नंबर ऑफ एलोकेशन रोज प्लस कॉलम माइनस 1 से कम है तो हम एक फेक एलोकेशन करेंगे E. और ये फेक एलोकेशन हम करेंगे कहां? लीस्ट कॉस्ट इंडिपेंडेंट सेल में. और ये वो बात है जो मुझे अभी आपके साथ में डिस्कस करनी है. इस बात को अभी मैं नोट्स लिखवाने के बाद में फिर आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करूंगा. तो फेक एलोकेशन कहां करना है? लीस्ट कॉस्ट इंडिपेंडेंट सेल में. मतलब वो इंडिपेंडेंट सेल जिसकी कॉस्ट लोएस्ट है वहां पर. पर ये कैसे ढूंढते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और ये क्यों, ये फेक एलोकेशन क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, चलिए स्टेप नंबर 5. स्टेप नंबर 5, make optimality test. Make optimality test by. अब optimality test हम कैसे करते हैं? पहले हम बनाएंगे UI प्लस VJ मैट्रिक्स ऑफ एलोकेटेड सेल कॉस्ट. बेटा जो एलोकेटेड सेल की कॉस्ट है उससे मैं UI प्लस VJ मैट्रिक्स बनाऊंगा. फिर मैं डेल्टा IJ मैट्रिक्स बनाऊंगा ऑफ अनएलोकेटेड सेल कॉस्ट. बेटा जो अनएलोकेटेड सेल है उन अनएलोकेटेड सेल की कॉस्ट को लेकर मैं डेल्टा IJ मैट्रिक्स बनाऊंगा. इफ all the values in delta IJ matrix are 0 and positive, then it is optimal allocation. Then it is optimal allocation if any values are negative. बेटा अगर कुछ भी वैल्यूज नेगेटिव हैं then we will shift the allocated quantities to the cell having highest negative value in delta IJ matrix
and at the same time maintaining the demand and supply constraint या डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस, डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस। हाँ जी, उसके बाद में वी विल कीप ऑन repeating step 5 until we get the optimal solution। हाँ जी बेटा, मैं स्टेप नंबर 5 को तब तक रिपीट करता रहूंगा, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट 1, देन 2, देन 3, देन 4, और कब तक? जब तक मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब आएगा? जब डेल्टा आईजे मैट्रिक्स में सारे नंबर 0 या पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अच्छा हाँ जी बेटा, अब इसमें दो बातें और कर लेते हैं। नोट 1, इफ डेल्टा आईजे मैट्रिक्स has any 0 value, then it means we would have got the same cost by allocating quantity in this cell having 0 value, It means that we have multiple optimal solutions. We have multiple optimal solutions. Okay, हाँ जी। देन सेकंड पॉइंट, देखो बेटा, अब तक हमने जितने भी सवाल किए उनमें हम हर एक फैक्ट्री से हर एक डिपो तक माल भेज पा रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। हो सकता है F1 फैक्ट्री से D1 डिपो तक माल भेजना पॉसिबल ही नहीं हो, ठीक, क्योंकि हो सकता है वहां का कोई ट्रांसपोर्टर अवेलेबल ही नहीं हो, उस रूट पर ट्रक चलता ही नहीं हो, हम उस रूट को यूज करना ही नहीं चाहते हो, कई कंडीशन हो सकती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रूट। क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्टेड रूट। आपको ध्यान होगा, रेस्ट्रिक्टेड रूट वाली जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमने असाइनमेंट में भी देखी थी, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, यहां पर भी वही नियम फॉलो करना है कि जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, जो रूट रेस्ट्रिक्टेड है, आपको करना सिर्फ यह है कि आपको उस सेल को सिर्फ इग्नोर कर देना है। मतलब आपको अपनी पूरी कैलकुलेशन में उस सेल को कंसिडर नहीं करना है, आपको उस सेल को कंप्लीटली इग्नोर कर देना है, बस आपको इतना सा करने की जरूरत है। ठीक है, तो ध्यान रखिए बेटा, आपको करना सिर्फ यह है कि आपका अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो उसे हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रूट, और सॉल्व करने के लिए सिर्फ उसे पूरी तरह इग्नोर करके चलना है। दैट्स इट। लिखिए, इफ देयर इज एनी रूट फॉर विच transportation is not possible, then
then it will be known as restricted route. Then it will be known as restricted route, and we will simply ignore that cell for our solution. तो बेटा हम अपने सॉल्यूशन के लिए बस उस सेल को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज जो मुझे आपके साथ में डिस्कस करनी थी वो था ई का एलोकेशन, जो मुझे आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करना है। एप्सिलॉन का एलोकेशन कैसे करते हैं, ई का एलोकेशन कैसे करते हैं, वो मुझे आपके साथ में डिस्कस करना है। तो चलिए बेटा मैं उसे आपके साथ में डिस्कस करता हूं एक एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। और आप सब बच्चे इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम ई क्यों एलोकेट करते हैं, ई कहां एलोकेट करते हैं, ये दोनों बातें मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल के साथ में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो यहां पे मैं ले लेता हूं, यहां पे आ जाएगा फैक्ट्री और यहां पर आ जाएगा वेयरहाउस, फैक्ट्री वेयरहाउस। अब बेटा यहां पे फैक्ट्री में मेरे पास में आ गए हैं फैक्ट्री में आ गया है F1, F2, F3 डिमांड, और इधर आ गया है W1, W2, W3, W4 और सप्लाई। बेटा आप लोग चाहें तो इस एग्जाम्पल को आप लोग कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप लोग ये एग्जाम्पल कॉपी करें। कॉस्ट में लिख देता हूं 1 2 4 4 1 2 4 4 और टोटल सप्लाई है 6, देन 4 3 2 0 एंड सप्लाई है 8 10, कुल मिलाकर 24। यह है 0 2 2 1 4 6 8 6, ठीक है। एलोकेशन से 6 2 6 4 6 4 6। अब बेटा बिल्कुल तसल्ली से और बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनो। अब यहां पे नंबर ऑफ रोज है 3, 1 2 3 और कॉलम से 4, 1 2 3 4। अब 3 रोज हैं और 4 कॉलम हैं, इन दोनों का टोटल होता है 7। इसका मतलब यह हुआ कि कम से कम एलोकेशन यहां पर होनी चाहिए कितने, 6। कम से कम एलोकेशन कितने होने चाहिए, 6। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अब गिन के देखो यहां एलोकेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब जरा समझो एलोकेशन कितने हैं, 5। अब यहां पर 5 एलोकेशन है जबकि कम से कम एलोकेशन होनी चाहिए 6। तो यहां पर मुझे एक फेक एलोकेशन करना होगा, मुझे यहां पर ई का एलोकेशन करना होगा। और एक बात का ध्यान रखना, ये जो ई है ये इतनी कम क्वांटिटी है, ये इतनी लो क्वांटिटी है कि जिस क्वांटिटी को हम न के बराबर मान सकते हैं, 0 के बराबर मान सकते हैं। ये फेक क्वांटिटी है, ये रियल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ एलोकेशन 6 होने चाहिए, है 5, तो ई एलोकेट करना, पर करे कहां। अब ध्यान से सुनना, रूल है ई एलोकेट वहां करते हैं जहां कॉस्ट लोएस्ट होती है और जहां से लूप नहीं बनता है। सर मतलब समझाता हूं, जैसे इस अनएलोकेटेड सेल में देखो लीस्ट कॉस्ट कहां पर है,
अनएलोकेटेड सेल में लीस्ट कॉस्ट है यहां पर 1, और देखो अनएलोकेटेड सेल में लीस्ट कॉस्ट है 1 यहां पर। आ रही है मेरी बात समझ में? तो लीस्ट कॉस्ट है 1 यहां पर, 1 यहां पर, दो जगह पर मेरे पास लीस्ट कॉस्ट है। तो मुझे ई जो एलोकेट करना है वो मुझे अनएलोकेटेड सेल्स में जो लीस्ट कॉस्ट वाला सेल है वहां पर मुझे एलोकेट करना है, ठीक है। और लीस्ट कॉस्ट सेल है 1 1, 1 2, 2 है। अब कैसे, जरा ध्यान से सुनो। अगर मैं यहां पर ई एलोकेट करता हूं तो जरा ध्यान से देखो, यहां पे भी क्वांटिटी है, यहां पर भी क्वांटिटी है, यहां पर भी क्वांटिटी है। अगर मैं यहां ई एलोकेट करूंगा तो क्वांटिटी के बीच में एक लूप बन रहा है, और बेटा क्वांटिटी के बीच में लूप बन रहा है, इसलिए बेटा यहां पर ई एलोकेट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां ई एलोकेट करता हूं तो यहां पर ई एलोकेट करने से देखो यहां गए, अब यहां पर कोई लूप बन ही नहीं रहा, यहां गए, यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, लेकिन आप देखो वापस में यहां पे लौट के नहीं आ पा रहा, वापस में लौट के नहीं आ पा रहा। क्यों? क्योंकि यहां पे पूरा लूप कंप्लीट नहीं हो रहा। तो ये लीस्ट कॉस्ट सेल है, और अगर मैं यहां पे एलोकेट करता हूं तो यहां से कोई लूप जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। ये लूप यहां पर आकर रुक गया, ये लूप यहीं पर आकर रुक गया, क्योंकि घूमने के लिए मेरे पास और कोई जगह और कोई क्वांटिटी नहीं है। तो बेटा मैं यहां पर एलोकेट नहीं कर सकता क्योंकि क्वांटिटी में लूप बन रहा है। मैं यहां पर लौटकर वापस आ सकता हूं, तो यहां पर ई असाइन नहीं हो सकता। ई वहां पर असाइन होगा जहां से लूप नहीं बनता, और यहां से भी लूप नहीं बनता, तो मैं यहां पर ई एलोकेट कर दूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? पर बच्चों अगर मैं तुम्हारी जगह होता और मैं कहता कि सर मान लो यहां से भी लूप बन रहा है, तो फिर मैं 1 को छोड़ देता। ये 1 भी बेकार है, ये 1 भी बेकार है, क्योंकि दोनों जगह से लूप बनता है, और दोनों जगह से लूप बनता है तो मैं दोनों ही जगह एलोकेट नहीं कर सकता। फिर मैं देखता अनएलोकेटेड सेल में इससे बड़ी कॉस्ट क्या है, वो है 2 यहां पर, और यहां पर 2 है, तो फिर मैं 2 को देखता और 2 में ई असाइन करता, और ये 2 में असाइन इसलिए कर पाता क्योंकि यहां से भी लूप नहीं बन रहा। आ रही है मेरी बात समझ में? तो मैं लीस्ट कॉस्ट सेल में एलोकेशन करूंगा, लेकिन सिर्फ उसी लीस्ट कॉस्ट सेल में एलोकेट कर सकता हूं जहां से लूप ना बनता हो। यहां से लूप बनता है यहां नहीं कर सकता, यहां लूप नहीं बनता यहां कर सकता हूं। और मान लो अगर यहां पे भी बनता तो फिर मैं यहां एलोकेट करता, क्योंकि यहां से कोई लूप नहीं बन रहा। अगर ये नहीं है तो यहां से देखो कोई लूप नहीं बन रहा, यहां से यहां गया, अब आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, यहां से यहां गया, यहां गया, यहां गया, बंद, यहां से यहां गया, बंद, तो फिर मैं यहां पे ई एलोकेट करता। आ रही बात समझ में? तो ई लीस्ट कॉस्ट सेल में हमें ई एलोकेट करना है जहां से लूप ना बनता हो, और यहां से लूप नहीं बनता तो मैंने यहां पे एलोकेट कर दिया है। सिंपल सा लॉजिक है। तो पहला सवाल, ई एलोकेट कहां पे करते हैं? अनएलोकेटेड सेल्स में जो लीस्ट कॉस्ट सेल है वहां, प्रोवाइडेड वहां से क्वांटिटीज में लूप न बनता हो। ठीक है। नंबर 2, एक क्वेश्चन आता है कि सर हम ई एलोकेट करते ही क्यों हैं? अब लॉजिक बताता हूं आपको। ध्यान है, हम लोग ऑप्टिमैलिटी टेस्ट के लिए यूआई प्लस वीजे मैट्रिक्स बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं कि मैंने यहां पे ई एलोकेट नहीं किया है, तो थोड़ी देर के लिए आप ये मान के चलो कि मैंने ई एलोकेट नहीं किया है। अब आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि ई एलोकेट करने की जरूरत क्यों होती है, फेक एलोकेशन की जरूरत क्यों होती है। आइए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहां पे ई नहीं है, सिर्फ 5 सेल एलोकेटेड है। अब इन 5 सेल को लेकर अगर मैं यूआई प्लस वीजे मैट्रिक्स बनाऊं तो यूआई प्लस वीजे मैट्रिक्स में एक तरफ आएगा फैक्ट्री और एक तरफ आ जाएगा वेयरहाउस, फैक्ट्री और वेयरहाउस। फैक्ट्री में आ जाएगा F1, F2,
F3 VJ W1 W2 W3 W4 UI। आप तो जानते हैं बेटा, हम UI प्लस VJ मैट्रिक्स में एलोकेटेड सेल की कॉस्ट लिखते हैं। तो एलोकेटेड सेल की कॉस्ट है 2 2 0 0 2। गिन लो 1 2 3 4 5, 5 ही एलोकेशन है बेटा। यहां पर ई एलोकेट किया है, लेकिन मैंने बोला थोड़ी देर के लिए मान लो कि ई एलोकेट नहीं किया तो प्रॉब्लम क्या आती है वो समझा रहा हूं। अब जैसे मैंने यहां पे ले लिया 0, 0 में क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए 0, 0 में क्या जोड़ें कि 2 आ जाए 2, 2 में क्या जोड़ें कि 2 आ जाए 0, 0 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए 0। हां जी, ये बताइए क्या UI प्लस VJ मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई है या इसमें ये दो वैल्यूज खाली हैं? और बेटा ये दोनों वैल्यूज यहां पर खाली हैं और मैं दोनों जगह पर ये दोनों की दोनों वैल्यूज जो हैं वो खाली हैं और मैं इन दोनों की दोनों वैल्यूज को यहां पे भर नहीं सकता। कई बच्चे बोलते हैं सर 0 मान लो, नहीं ऐसा नहीं कर सकते आप। 0 सिर्फ एक ही जगह स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हो, आप दो जगह पे 0 अज्यूम नहीं कर सकते। मैंने शुरुआत में यहां 0 मान लिया तो अब मैं दोबारा 0 अज्यूम नहीं कर सकता। कई बच्चे बोलते हैं लेकिन सर यहां पे भी तो 0 आ रहा है। बेटा ये 0 आ रहा है ठीक है, लेकिन मैंने अज्यूम करके 0 नहीं लिखा है। अज्यूम करके मैंने एक ही बार लिखा है, दोबारा नहीं लिख सकते। तो आप समझ रहे हो, अगर नंबर ऑफ एलोकेशन रो प्लस कॉलम -1 के बराबर नहीं होते तो UI प्लस VJ की मैट्रिक्स कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। और इस UI प्लस VJ मैट्रिक्स को कंप्लीट करने के लिए ही हम फेक एलोकेशन करते हैं। अब जरा देखो ये कैसे कंप्लीट होती है। फेक एलोकेशन मैंने कहां किया था, यहां। तो ये भी एलोकेटेड सेल है, तो एलोकेटेड सेल की कॉस्ट को यहां पे लिख दीजिए 1। अब देखो ये कंप्लीट हो जाएगा। 0 में क्या जोड़ूं कि 1 आए 1, और 1 में क्या जोड़ूं कि 2 आ जाए 1। ये लीजिए टेबल कंप्लीट हो गई। आ रही है मेरी बात समझ में? तो मेरे कहने का मतलब यह है बेटा कि अगर हमारे नंबर ऑफ एलोकेशन रो प्लस कॉलम -1 के बराबर नहीं होते तो हमारी UI और VJ मैट्रिक्स कंप्लीट नहीं हो सकती। इसीलिए हमें फेक एलोकेशन करना पड़ता है। और फेक एलोकेशन करने का फायदा यह होता है कि हमारी UI प्लस VJ मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो दो बातें मैंने आपको बताई। UI प्लस VJ मैट्रिक्स बनाने के लिए आपके पास कम से कम एलोकेशन रो प्लस कॉलम -1 के बराबर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप फेक एलोकेशन करके आप अपने नंबर ऑफ एलोकेशंस को मिनिमम नंबर पे लेके आओ और उसी के बाद फिर आप इस मैट्रिक्स को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो नंबर 2 ई एलोकेट कहां पे करना है? अनएलोकेटेड सेल्स में जहां लोएस्ट कॉस्ट है और जहां से क्वांटिटीज में लूप नहीं बनता है, आप वहीं पर ई असाइन कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? ठीक, एंड दिस वाज ऑल अबाउट, और ये थी हमारी पूरी की पूरी बात ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक, तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड मैंने सारी बातें आपके साथ में डिस्कस कर ली हैं और यहां पर हमारा ट्रांसपोर्टेशन का चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक, ओके बच्चों, दैट्स इट। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले चैप्टर को। ओके बच्चों, बाय बाय।